Good morning, student. Now we'll see life processes in plants. People believed for a very long time that life processes that occurred in animal did not occur in plant. Their notion was plant grew solely on nutrients from the soil. This was even the belief of people like Aristotle nearly 2000 years ago. Life processes in plants started being studied extensively around 400 years back. अभी तक लोग यही समझ रहे थे कि प्लांट की जो लाइफ प्रोसेस है, प्लांट में मतलब लाइफ प्रोसेस होती नहीं है, ऐसे वो बिलीव करते थे. एरिस्टोटल जैसे साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते थे. बट 400 साल पहले लाइफ प्रोसेस इन प्लांट का स्टडी चालू हुआ. न्यूट्रिशन इन प्लांट. अ नेचुरलिस्ट नेम एज वॉन हेलमोंट was studying plant nutrition and the role of water and soil in the 17th century. He took 2 kg willow plant and planted it in a pot. He weighed soil that he added. Then he covered the pot with a perforated iron plate in such a manner that he could restrict the addition of extra soil or other material to the pot. He watered the plant with measured quantity of water at regular intervals. एक नेचुरलिस्ट थे जो नेचर का स्टडी करने वाले, वॉन हेलमंट जिनका नाम था. ये प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और प्लांट का इसमें क्या रोल है उसको स्टडी कर रहे थे 17th सेंचुरी में. उन्होंने क्या किया, 2 kg विलो प्लांट लिए और एक पॉट में उसको प्लांट कर दिया, लगा दिया. फिर उन्होंने जितनी सॉइल उसमें ऐड की उसका पहले वे कर लिया, उसको वजन कर लिया और फिर उसमें क्या कर दिए, ही कवर्ड द पॉट. उस पॉट को परफोरेटेड मतलब जिसमें छेदा होता है ऐसे आयरन प्लेट से उसको कवर कर दिया, सो दैट एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉइल और अदर मटेरियल टू द पॉट. ही वाटर द प्लांट. फिर उन्होंने क्या किया, पानी को जो क्वांटिटी मेजर करके रेगुलर इंटरवल पे पानी देना शुरू किया. ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. और इस तरह से उन्होंने 5 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किया. आफ्टर विच ही फाउंड दैट प्लांट वेट नियरली 35 टाइम्स वाइल द सॉइल इन द पॉट डिक्रीज ओनली बाई 50 ग्राम. तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट था विलो का, उसका वेट 35 टाइम्स बढ़ गया और सॉइल यूज़ हुई उसमें वो कम हो गई, वो कितनी, 50 ग्राम. Thus he conclude that plants grew by nutrient from water but not from soil. और उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लांट जो है वो सॉइल नहीं बल्कि जो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और पानी होता है उसी से उन प्लांट की ग्रोथ होती है. This experiment not only broke the notion that plant derived all their nutrition from the soil but also established the role of water in plant nutrition. तो इस तरह से जो हम समझते थे कि सॉइल की वजह से प्लांट ग्रो होता है, तो उस आइडिया को इन्होंने ब्रेक लगाया और इन्होंने बताया कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट और जो आप पानी देते हो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है. हेलमंट हैड ओवरलुक द रोल ऑफ एयर इन द एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एयर का क्या काम होता है ये भी देखा. स्टडीज ऑन कंपोजिशन ऑफ एयर एंड गैसेस प्रेजेंट इन इट हैड जस्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम. और उस समय गैसेस में कौन से एयर प्रेजेंट होती है, एयर कौन सी गैसेस में कौन से टाइप के एयर प्रेजेंट होते हैं, इसका स्टडी जस्ट स्टार्ट हुआ था. इट टुक नियरली अनदर सेंचुरी टू एस्टैब्लिश द रोल ऑफ गैसेस इन प्लांट न्यूट्रिशन. उसके बाद लगभग हमें 1 सेंचुरी
लग गई कि प्लांट की ग्रोथ में न्यूट्रिशन के अलावा गैसेस का क्या रोल होता है, ये चीज़ समझने को। अ गैस इन विच सब्सटेंस बर्न्ड विगरसली वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले. Priestley had been experimenting on the effect of living and non-living processes on air, effect of plants and animals, etc. जॉन प्रेस्ले उस समय स्टडी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे एयर का क्या असर होता है, प्लांट पे, एनिमल पे। और उन्होंने उसी समय एक गैस को डिस्कवर किया था जो कि क्या होता है, बर्न विगरसली, अच्छे से वो जलता है। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्नड आउट एंड द रैट डाइड इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज इन ए एंड सी। फिर उन्होंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, बेल जार दिए उन्होंने, एक में कैंडल रखी, एक में प्लांट और कैंडल रखा, एक में चूहा रखा, एक में प्लांट और चूहे को रखा। तो उन्होंने देखा कि जब उस बेल जार को या उस जार को बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, द कैंडल बर्नड आउट, कैंडल बुझ जाती है और रैट डाइड, और जो चूहा जिसको एयर नहीं मिलती है तो वो मर जाता है। बट ए और सी, इसमें आप देखोगे ए में और सी में, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ मिंट स्प्रिग इन सेटअप बी एंड डी केप द कैंडल बर्निंग। यहाँ पे एक पौधा रखा और बाजू में कैंडल जलाई, तो हुआ क्या कि वो कैंडल जलती रही, और उसके लिए रीज़न था वो पौधा जो कि अलाइव था। और दूसरे इसमें कैट, हाँ, एक पौधा, वही मिंट का पौधा उन्होंने रखा था और चूहा रखा था, तो वो चूहा भी क्या हुआ, जिंदा रहा। तो इस तरह से प्रेस्ले ने क्या कंक्लूजन निकाला, प्लांट्स रिस्टोर टू एयर दैट पार्ट विच वॉज यूज अप आइदर बाय बर्निंग और बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स। मतलब प्लांट ऐसे कौन सा तो भी गैस क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस चलते रहता है या ब्रीदिंग प्रोसेस एनिमल में कंटिन्यू रहता है। Several years after this observation, this part of air which was a gas named as oxygen, और कई सालों बाद फिर उस गैस को नाम दिया गया ऑक्सीजन। People were relieved that as long as plants were present, there would be ample oxygen for animal to survive. But the question was, what enable plant to produce oxygen? अब लोगों को ये समझ में आया कि जितने ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो उतना ज़्यादा एनिमल्स क्या हो सकेंगे, सरवाइव हो सकेंगे, उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलते रहेगा। अब क्वेश्चन ये था कि प्लांट ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। वी हैव स्टडीड दैट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साइंटिस्ट थॉट व्हाट वुड हैपन इफ CO2 एंड वाटर वेयर अलाउड टू रिएक्ट। फिर उन्होंने सोचा कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन दैट ऑकर्ड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग डे एंड नाइट, अ प्रोसेस ऑकर्ड सिंपली ड्यूरिंग द डे। फिर उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि डे और नाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे टाइम में होती है। ड्यूरिंग दिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। दिस प्रोसेस इवेंचुअली डिपेंड ऑन एनर्जी, और उनको ये भी पता चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज सनलाइट। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू and this is experiment you have already written in your practical record. Oxygen is necessary for the process of photosynthesis, या फिर ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ सेटअप दिया हुआ है, 1 beaker you needed, then funnel, 1 test tube,
then hydrilla plant, any aquatic plant, and आपको और गैस कौन सा रिलीज हो रहा है उसको टेस्ट करने के लिए इसेंस स्टिक, मैच बॉक्स, ब्लैक पेपर ऑन और क्लॉथ. ठीक. नाउ यू हैव टू अरेंज द apparatus और सेटअप एज गिवन इन द फिगर. आपने यहाँ पे इस apparatus को इस तरह से अरेंज करना है. बीकर में आपको पानी लेना है, उसमें आप हाइड्रिला प्लांट डालोगे, फिर उसके ऊपर इन्वर्टेड फनेल रखोगे और उस फनेल के ऊपर आप रखोगे एक टेस्ट ट्यूब, वो भी इन्वर्टेड रहेगी. फिर उस सेटअप को आपको धूप में रखना है 3 to 4 आवर्स के लिए. ठीक. 3 से 4 घंटे के बाद आपको उस टेस्ट ट्यूब को पूरे सेटअप को अंदर ले आना है. तो आप देखोगे कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गए, बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं. तो ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं वो कौन सा गैस है वो आपको देखना है. तो आपको एकदम केयरफुली उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, सीधा करना है, उसके ऊपर थंब रखोगे ताकि वो गैस बाहर एस्केप ना हो. और फिर क्या करोगे, एक जलती हुई अगरबत्ती को लेके उस टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करोगे. तो क्या हो जाएगा, वी फाउंड दैट मोर गैस वॉज कलेक्टेड इन ए. दिस शोड दैट लाइट नेसेसरी फॉर कलेक्शन ऑफ गैस, द गैस प्रेजेंट वॉज ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ विच इज टेस्टेड बाय यूजिंग अ बर्निंग इसेंस स्टिक. हमने देखा कि उसमें जो गैस कलेक्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और वो गैस को हमने टेस्ट करने के लिए उसमें जलती हुई माचिस की तीली डाली. तो क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस है तो बर्न विगरसली, वो और अच्छे से जलने लगी. बट हमें और एक चीज़ पता चली कि सनलाइट वॉज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस वॉज व्हाट इग्नाउस हैड ऑल्सो कंक्लूडेड. तो यही चीज़ उन्होंने बताई कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलेगा, तो सनलाइट से. देयर इज एनर्जी इन सनलाइट एंड इट वॉज फाउंड दैट प्लांट कुड यूज सिंपल कंपाउंड टू प्रोड्यूस सर्टन कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड लाइक पायरुवेट, ग्लूकोज, स्टार्च एक्सेट्रा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वो क्या करते हैं, उस सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे वो सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, स्टार्च है. दे रिलीज ऑक्सीजन. और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. साइंटिस्ट कॉल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल वन सिंथेसिस. और बहुत से साइंटिस्ट इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को कि कन्वर्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स वन, या फिर प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वंस. लाइट डिपेंडेंट सिंथेसिस वाज देयर बाय कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में लाइट ज़रूरी है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. फोटो का मतलब होता है लाइट. ये टोटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन नेचर. और नेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यदि कौन सी है तो वो है आपकी फोटोसिंथेसिस. All animals including humans essentially require this for their survival. और सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग को भी क्या है, सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फूड जो है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट. फूड्स आर मेनली कार्बन कंपाउंड, मोस्ट ऑफ विच मे बी सिंथेसाइज फ्रॉम सर्टन कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस. फूड्स जो हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स. और वो वो कैसे सिंथेसाइज होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कार्बन कंपाउंड से ही. सर्टन सिंपल कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, कौन से कार्बन कंपाउंड्स है, पायरुवेट है, ग्लूकोज है, स्टार्च है. यही तो हमें फूड के रूप में मिलता है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट मेजर कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज एंड द मेजर स्टोरेज प्रोडक्ट इज स्टार्च. फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज और स्टोर किया जाता है प्लांट के इसमें, वो होता है स्टार्च. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल.
Water gives oxygen and hydrogen. Then where does carbon for carbon compound come from? पानी टूटता है तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन कहाँ से आता है इसमें? The answer is to came from experiment done during the end of 18th century and the beginning of 19th century। और इसका जवाब जब 18 सेंचुरी की 18वीं शताब्दी में आखिरी में और 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो एक्सपेरिमेंट किए गए उससे मिला। Scientists could state that a combination of same number of carbon and water molecule form carbon compound। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तब हमें क्या मिलते हैं? कार्बन कंपाउंड, और उनका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। We know that air flows in and out of the stomata and certain areas of loose tissue in the plant body। हमें पता है कि प्लांट के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उस स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर फ्लोइंग इन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट क्या करता है? उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है। Using the information, if we try to write equation for photosynthesis, NCO2 plus NH2O gives us H2O plus NO2, N represent that is the number of molecule। We have studied about the equation of respiration in the previous section of this chapter। If we compare both the equation of photosynthesis and respiration, we shall find that they are reverse of each other। हमने इसी चैप्टर में सबसे पहले किसका रेस्पिरेशन के इक्वेशन का भी स्टडी किया है, तो हम बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन के इक्वेशन के रिवर्स ठीक ये क्या है? आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है? कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट है, और यही कार्बन कंपाउंड और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है रेस्पिरेशन के समय। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, वाइल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म विद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और केमिकल एनर्जी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो हम दिन भर की अपनी लाइफ प्रोसेसेस में यूटिलाइज करते हैं। रिसर्च इन दिस डायरेक्शन had started in the 19th century and it was observed that it occurred only in those cells that contain chloroplast। और फिर 19th सेंचुरी में इसके ऊपर और रिसर्च चालू हो गया और उसमें पता चला कि ऐसे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट हो। द ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट वाज नेम्ड क्लोरोफिल अबाउट दिस टाइम। और क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वही क्या करता है? इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एडवांसमेंट ऑफ स्टेनिंग टेक्निक इन द 20th सेंचुरी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कुड बी ऑब्जर्व्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। द स्टडी ऑफ रिएक्शन साइट वॉज ऑल्सो पॉसिबल। Scientists used staining technique and observed that oxygen was produced by the breakdown of water molecule only in the presence of light। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कैसे? वाटर मॉलिक्यूल जब टूटते हैं, कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाफ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज इन फोटोसिंथेसिस, उसमें से आधे वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, इज एक्सपेल्ड एज प्रोडक्ट्स and we may show the formation of glucose in photosynthesis। और इस तरह से ग्लूकोज वहाँ पे फॉर्म होता है। 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll sunlight form glucose C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। This is the equation you have already written in your practical record। We would require a LIHO leaf or a Algia compound microscope, slide, cover slip, needle, pin, watch glass। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यदि माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है?
इन्होंने अलगी ली है, अलगी ग्रीन कलर का होता है, और उसमें से फाइनेस्ट पार्ट को लेके उसका स्लाइड बनाया। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर इन द स्ट्रैंड्स आर क्लोरोप्लास्ट। ये आपको जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। See this green structure is chloroplast and these are the stomata। ये ऐसे होल जैसे दिख रहा है, ये क्या है? स्टोमेटा। गोल गोल राउंड शेप दिख रहा है आपको ये क्या है आपके? स्टोमेटा। ये देखो, ये छोटे छोटे होल, और ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट। और ये सारे क्या है? स्टोमेटा। ये आपको अच्छे से दिख रहे हैं। ये ऐसे छोटे छोटे गोले गोले बने हैं, ये सारे स्टोमेटा है, और ये ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है? क्लोरोप्लास्ट। आपको इस एक्सपेरिमेंट को अपनी रिकॉर्ड में भी लिखना है। बायो का एक्सपेरिमेंट है ये, और इस इक्वेशन को अच्छे से याद भी करना है। थैंक यू।